सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि रियासत बचाने के दावेदार मुश्किल फैसलों के नाम पर चिल्ला रहे हैं। अवाम पर महंगाई की तलवार चल रही है। आम आदमी के लिए तकलीफ और अपनी रिलीफ के नज़ारे पाकिस्तानी 1.5 साल से देख रहे हैं। कह को हम ज़री मुल्क हैं और आटा और चीनी की कीमतें आसमान पर पहुंची हैं। सारे शुगर मिल्स मालिकान हुकूमत में हैं और चीनी की कीमत मुल्क की तारीख में पहली बार 160 का रिकॉर्ड बना रही है। हम वो बदकिस्मत हैं जो कर्ज मिलने पर जश्न मनाते हैं। इन कर्जों का बोझ अवाम उठाते हैं और कर्ज लेने वाले गुलछड़े उड़ाते हैं। जी हाँ, गुलछड़े। आपको याद होगा कल तक हुकूमत IMF से कर्ज ना मिलने पर मरी जा रही थी। कर्ज मिल गया तो इसे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा कारनामा करार दिया गया, मगर अब अयाज सादिक ने यह राज खोला है कि कर्ज कैसे मिला। इनके बकौल IMF डायरेक्टर नहीं मान रही थी, जिस पर अयाज सादिक ने शहरी रहमान और मरियम औरंगजेब को कहा कि वो दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी का विर्द करें, जिसके बाद हालात बदल गए। मगर सितम यह है कि पाकिस्तानियों के हालात नहीं बदल रहे। कर्ज की अदायगी तो पाकिस्तानियों ने करनी है, मगर इस कर्ज का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये भी मुलाहिजा कर लें। पंजाब की निगरान हुकूमत ने सूबे के कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नरों को महंगी और लग्जरी डबल कैबन गाड़ियां देने के लिए 2 अरब मुख्तस कर दिए हैं। दूसरी खबर सुने। पाकिस्तान से 25 अफराद पर मुश्तमिल सरकारी वफ्द अमेरिका एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गया, जिसमें मेंबर पार्लियामान के खानदान के 6 अफराद भी इनके साथ थे। इस वफ्द के लिए 10 लग्जरी कारें किराए पर ली गई। इन्हें सरकारी खर्चे पर लग्जरी होटलों में ठहराया गया। देखा आपने, ये इस्तेमाल हो रहा है कर्ज का, जिसकी वापसी आवाम की जेब से होगी। ये हालात कब बदलेंगे इसका पता नहीं, लेकिन इंतखाबात की तारीख का अता पता लगना शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन ने 12 अगस्त को असेंबली तहलील होने पर 11 अक्टूबर तक इंतखाबात का इंदिया दिया है, मगर अब PDM में फड्डा पड़ गया है। ये फड्डा क्या है, इसी से आगाज करेंगे। सईद मुजम्मिल शाह और सिद्दीक जान मेरे साथ हैं। सिद्दीक, आपने काफी दिन पहले कहा था इलेक्शन डिले हो सकते हैं, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर हालात बदलते हैं। आज अब इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि 11 अक्टूबर को इलेक्शन हो जाएंगे, मगर वो गालिब ने कहा था खुशी से मर ना जाते घर एतबार होता। अब एक नया फड्डा पड़ गया है, ये मर्दमशुमारी वाला। क्या हो रहा है उसामा गाजी साहब? ये जो आपने जिक्र किया ना इलेक्शन कमीशन का, कि इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हम 11 अक्टूबर को इलेक्शन करवा देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि जितने लोग हमारा ये प्रोग्राम उस वक्त देख रहे होंगे जब आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 11 अक्टूबर को हम इलेक्शन करवा देंगे, तो यकीन से मैं कह सकता हूँ कि 70 to 80% लोग जो हैं वो स्विच कर चुके होंगे अब तक चैनल, वो हमारा चैनल नहीं देख रहे होंगे। क्योंकि आप उसकी वजह ये है कि आप इलेक्शन कमीशन की कही हुई बात को इस तरह से आप रिपोर्ट कर रहे हैं जैसे आपको लगता है कि वो सच बोल रहे हैं, जैसे आपको लगता है कि जी वो वाकई वो इलेक्शन करवा देंगे। मैंने तो कह दिया खुशी से मरना जाते अगर एतबार होता है, एतबार ही नहीं है ना। बस वो आपने उसके बाद कहा है ना, लोग इतना भी चंद सेकंड भी लोग बर्दाश्त नहीं करते जिस तरह के ये किरदार हैं, जिस तरह के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और आप ये देखें ना कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की मुद्दत पूरी हुई तो उनको एक्सटेंशन दी गई है कि ऐसा हीरा जो है वो कहाँ से ढूंढेंगे, मिल ही नहीं रहा। पाकिस्तान में आजकल अच्छे लोग, आपको पता है, अदम दस्तयाबी है उनकी, और इसलिए उनको अब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनको एक्सटेंशन दी गई है कि इस तरह का हीरा तो आगे नजर भी कोई नहीं आ रहा था। जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, सैकड़ों लोगों में से देखा गया, कोई नहीं मिला तो उन्हीं को एक्सटेंशन दे दी गई है। देखें, इलेक्शन कमीशन ही वारदात डालेगा, इलेक्शन कमीशन ही खिलवाड़ करेगा। इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने खिलवाड़ किया है। आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने किस तरह से सदर के की दी हुई तारीख को उन्होंने एक्सटेंड किया। अब तो इलेक्शन कमीशन को सारे हुकूमत ने खुद इख्तियार दिए हैं कि इलेक्शन की तारीख वो देंगे। तो सर, ये इलेक्शन कमीशन पे ही आप नज़र रखें, जो वारदात डालनी है उन्होंने डालनी है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन यही इलेक्शन कमीशन करवाने जा रहे हैं, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर करवाने जा रहे हैं। और ये मैं तो आपको कई बार प्रोग्रामों में कहा है कि प्लीज़ मुझे कोई एक तो फैसला इनका बता दें इलेक्शन कमीशन का जिसका PDM को फ़ायदा ना हुआ हो। ये ज़रा आप कोशिश करें, टीम को भी लगाएं, ये जो हफ्ता इतवार है इन्हें कहें कि ज़रा पूरा चेक करें, कोई एक फैसला ऐसा ढूंढ के निकालना है जिसमें कि यार ये फैसला वो था जिससे PDM को फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया और वो PDM के खिलाफ किया। एक भी फैसला आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये बनाने बैठे कि कौन कौन से फैसलों से PDM को फायदा हुआ, तो उसके लिए फिर 2 दिन ही चाहिए।
उसके लिए पूरा हफ्ता चाहिए, क्योंकि वो दर्जनों ऐसी चीजें हैं जो कि फिर निकालते निकालते टाइम लग जाएगा। तो ये इस इलेक्शन कमीशन से आप बिल्कुल तवक्को ना रखें इलेक्शन की, और अगर ये इलेक्शन करवाएंगे भी सही तो ये पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होंगे, और पता नहीं अल्लाह ताला खैर ही करे कि मुल्क को उसका क्या खुमियाजा जो है वो अदा करना पड़ेगा। अब तो कोई बहाना जो पहले बनाया गया था रकम का, वो तो अब हमें नहीं नज़र आता, रकम भी मुख्तस कर दी गई है। लेकिन मुज़म्मिल, ये जो मरदमशुमारी वाला मामला आ गया है, अब इस पर 25 जुलाई को इजलास भी है। साथ में अभी देख रहा हूँ, पहले भी मैंने इसको बिल्कुल नोट किया कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा है, और उन्होंने काशिफ बासी साहब के शो में बात की कि जी इलेक्शंस आर स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस, इलेक्शंस आर स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस। और फिर काशिफ बासी साहब कहते हैं जी जो मैं समझ रहा हूँ आप वही कह रहे हैं, तो वो कहते हैं आप जो मर्जी समझे। लेकिन फिर काशिफ साहब कहते हैं जी क्या ये ऑर्गेनिक होगा? तो नहीं, बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं होगा। ये हमारे वज़ीर दिफा इलेक्शंस के बारे में कह रहे हैं। लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है ये तो वही बेहतर क्लैरिफाई कर सकते हैं। ये जो है कि स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस हैं, इलेक्शंस स्ट्रेंज ट्रांजैक्शंस हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो होता यही आया है, एक ही इलेक्शन फेयर हुआ है और उसके बाद भी डिज़ास्टर था। लेकिन देखा जाए तो सबसे हैरानकुन चीज़ जो मुझे लगती है वो अचानक से MQM की इतनी इंपॉर्टेंस है कि एक ऐसी पार्टी जिसका वोट बैंक हमने देखा है कि ड्रास्टिकली डिक्लाइन की तरफ गया है, और साथ साथ बल्दियाती इंतखाबात में कहीं थे नहीं वो, लेकिन एकदम से कहा जा रहा है कि अब उनको मनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि उनका जो पॉइंट उन्होंने रेज़ किया है कि मरदमशुमारी जो है वो नहीं होनी चाहिए, पुरानी पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए, वो अचानक से इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि शायद सारी रियासत को चलाना ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने है, और इसीलिए उनको कन्विंस करने की कोशिश की बात की जा रही है। तो शायद मेरा ख़्याल है कि जवाज़ यही बने कुछ कि मरदमशुमारी पे हम तो तैयार थे, लेकिन कुछ लोगों की चूँकि ओपिनियन डिफरेंस है उसमें, तो इसीलिए कंसेंसस नहीं हो पा रहा, इलेक्शन कमीशन पे छोड़ा जाए। तो मैं नहीं समझता कि मरदमशुमारी वाला मामला अब तक सेटल हुआ है, क्योंकि ये 2-3 महीने से क्लियर नज़र आ रहा है कि इससे ही कुछ ना कुछ डिले का जवाब शायद पैदा कर लें, और 3-4 महीने का डिले और मिल जाए। उसकी वजह यह है कि ये प्रैक्टिकली और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि नई मरदमशुमारी के तहत आप इन तारीख़ों के ऊपर इलेक्शन करवा दें, जो 11 अक्टूबर की बात की जा रही है। उसकी वजह यह है कि वो उसके तहत हल्का बंदियाँ दिसंबर में जाके कहीं कंप्लीट होनी थी, तो उसमें अगर आपने कुछ कंक्लूड करके उसके तहत डिलिमिटेशंस करनी है, तो फिर आपको कम से कम दिसंबर या जनवरी 2024 का टाइम चाहिए। तो उस पर कंसेंसस का ना होना और किसी एक पार्टी का आवाज़ बुलंद करना और फिर उसका इस्तेमाल किए जाने का मुझे तो लगता है कभी इम्कान है, और अब तक कोई भी चीज़ सर्टन नहीं है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग और डिसअपॉइंटिंग चीज़ है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जिसकी इकॉनमी सफ़र कर रही है, जिसकी मार्केट्स अनसर्टन है, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आती, जहाँ पर लोगों को पता नहीं होता कि हमारा कारोबार जो है वो 5-6 महीने बाद कहाँ खड़ा होगा। तो इस सूरत हाल में ज़रूरत इस अमर की थी कि एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती, सारी पार्टीज़ बैठ के एक फ़ैसला करती और ऐलान करती कि ये जो तारीख़ देने जा रही है इलेक्शन कमीशन, इसको एक दिन का प्लस या माइनस इसमें नहीं हो सकता। लेकिन अब तक हम यही देख रहे हैं कि मरदमशुमारी का मामला सेटल नहीं हो रहा, और आगे जाकर हो सकता है कि प्रॉबेबली इसमें से ही कोई ना कोई चीज़ जो है इमर्ज कर जाए। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन के मुतनाज़े होने की बात हो रही थी, तो वो आप फेयर करवा लें, अनफेयर करवा लें या कुछ भी कर लें, अगर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए भी या इन पार्टीज़ के लिए, तो इस इलेक्शन को कोई भी कबूल करने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो होती है ना, कि अगर हमारा हरीफ भी जीत गया उसको कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें, वो किसी भी पार्टी में इस वक्त नहीं है। मगर ये तो अब हम उससे बहुत पहले ही देख रहे हैं ना, कंट्रोवर्सी इतनी इलेक्शन कमीशन के हवाले से कभी थी ही नहीं जितनी अब क्रिएट हो चुकी है। जिस तरह उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से 90 दिन का और जो कुछ दिया वो एक अलग बात है। लेकिन तलाल चौधरी साहब कह रहे थे सिद्दीक के जब नवाज शरीफ साहब जहाज़ में बैठेंगे तो आप समझे कि इलेक्शन का आगाज़ हो गया है। तो ये तो अब हमें जिस तरह नहीं होता वो तोता फाल निकालेगा और उससे पता लग जाएगा, जो बात मुजम्मिल कह रहे थे, कितनी बदकिस्मती है हमारी कि उस मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट होगी, क्या इस्तेहकाम होगा, क्या तरक्की होगी, जहाँ ये नहीं पता होगा कि इलेक्शन कब होने, आइन में जो लिखा है उसके मुताबिक होने नहीं। लेकिन अब बात तो इस वक्त जो बनी हुई है, क्योंकि टाइम कम रह जाएगा, ब्रेक आ जाएगी, कि अब तो सारा फोकस इस वक्त हुकूमत का है आज़म खान साहब के ऊपर। और अब उसमें हो ये रहा है कि आज़म खान साहब ने नैब में भी पेश होकर अब जो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, अलकादिर ट्रस्ट भी उसको कहा जाता है, इसके अलावा कोई किसी नाम से उसको पुकार रहा है, तो अब उसमें मुजम्मिल देख रहे हैं कि जो जवाब है उसके लिए भी उन्होंने मोहलत मांग ली है। साथ स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने भी जिन्ना हाउस के हवाले से कह दिया जी कि
चेयरमैन तरीके इंसाफ से मुलव्वस, इस पर बाद में आते हैं। जो ये आज़म खान साहब वाला है जी, तरीके इंसाफ के चेयरमैन ने कहा जी जब तक मैं उनसे खुद नहीं सुन लूंगा। अब जब वो खुद अगर वादा माफ नैब के सामने बन जाते हैं तो फिर तो आ जाएगा कि आज़म खान भी अब उस कैटेगरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली में आ गए। देखिए मसला यही था ना, जो हम 2 रोज़ पहले डिबेट कर रहे थे वो यही कर रहे थे कि कहाँ क्या है, किसके सामने पेश हुए हैं। वो खुद तो कुछ नहीं कह रहे, किसी और ने कोट किया है। लेकिन अब मज़ीद मसला तहरीक इंसाफ के लिए, बिलखसूस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए ये है कि वो ख़ुद भी सामने आ चुके हैं, नैब में पेश भी हो गए हैं और बयान रिकॉर्ड भी करवा दिया और कोट एंड कोट ये कह दिया है कि बिल्कुल आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, सियासी एक नारा तश्कील देने के लिए इसका पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है। झूठा बयानिया का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है जो यूज़ कर रहे हैं। अब इस पर आप ये कह सकते हैं कि जो एक आर्ग्यूमेंट होता है कि प्रेशर के अंदर ये बात की जा रही है या फिर ये फेयर नहीं है, लेकिन जो पहले सारे स्कैंडल्स आते रहे हैं न्यूमरस पॉलिटिशियंस के ऊपर, वो भी प्रेशर का एलिमेंट उसमें भी मौजूद हो सकता है। इसहाक डार साहब का बयान अगर हम देख लें, जिसको बहुत कोट किया जाता है, जो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का एलिजिडली एतराफ़ कर लिया था, तो वो भी जो है वो उस दौर की फ़ौजी हुकूमत के अंडर किया था। तो उस पर भी वो ये कहते हैं कि हमारा जो है ये बयान ये फेयर नहीं है, इसीलिए तो इस पे आप ये कंटेक्स्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि आज़म खान साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मीटिंग के मिनट्स घुमा दिए और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने साइफर ही घुमा दिया, तो ये कोई हाइड एंड सीक खेल रहे थे स्कूल के बच्चे। मुझे नहीं पता कि किस तरह से इन्होंने एक डिप्लोमेटिक केबल को, जो कि नेशनल सीक्रेट है, उसको इस तरह मिस हैंडल करके घुमाया है। और इसमें कोई दो राय मुझे नहीं लगती कि दिस इज़ द अटर वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अच्छा, दूसरा सदीक, ये जो अब मामला है प्रोसिक्यूटर साहब, स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह साहब, इनका मैं देख रहा था, ये तो काफ़ी करीबी ताल्लुक मियाँ साहब से निकला है। हैरानकुन तौर पर ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ऐसे लोगों का ताल्लुक कहीं ना कहीं निकल आता है। कभी किसी जज का हम देख लेते हैं, वो कहीं वीडियो बनवा रहे होते हैं, कहीं बैठे होते हैं बेचारे कोई। तो ये अब इससे तो यानी स्पेशल प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि जी वो JIT में हमने फैसला कर लिया है, ये सारा उसमें मुलव्वस थे। क्यों इस तरह किया जाता है कि अब कंट्रोवर्शियल हो गया? अगर कोई था भी मुलव्वस तो वो कहेगा जी देखें ये तो बंदा ही मेरे खिलाफ था, तो ये तो मुझे कहेगा कि मैं मुलव्वस था। देखिए, एक तो जितने भी प्रोसिक्यूटर्स लगे हुए हैं इस वक्त, जहाँ जहाँ पर भी उनका आप देखेंगे तो वो शरीफ ख़ानदान के या तो वकील रहे हैं, या ख़ानदान से वाबस्ता शख्सियात, नून लीग के आम रहनुमाओं के वो वकील रहे हैं, या वो जो इस वक्त वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, या दीगर जो इम्पोर्टेंट नून लीग के ऐसे लोग जो बड़े वकला हैं उनके चैम्बर से तल्लुक़ रखते हैं। ये क्राइटेरिया टोटल। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा, जिस तरह से मुज़म्मिल साहब ने कहा कि जनाब वो अगर आज़म खान ये के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दबाव में आकर को बयान दिया है, तो इससे पहले लोगों ने भी दबाव पर बयानात, उन्होंने भी दबाव पे बयानात दिए होंगे या दिए हैं। तो जो इसहाक डार साहब का जिक्र किया मुज़म्मिल साहब ने, इसहाक डार साहब ने जो बयान दिया था उसको दस्तावेज़ात की सपोर्ट हासिल थी। उन्होंने बताया कि जी मैंने इस तरह से अकाउंट खुलवाए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो अकाउंट मौजूद थे, वो चेक नंबर मौजूद थे, जिन लोगों के नाम पे खुलवाए वो लोग मौजूद थे, काजी फैमिली मौजूद थी। तो वहाँ पे पेपर ट्रेल भी उसको सपोर्ट कर रही थी, इसलिए वो उसको कभी भी नहीं कहा जा सकता कि वो दबाव में दिया गया बयान था, या ये कहा जा सकता है कि दबाव था। लेकिन जो इसहाक डार साहब ने कहा था वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ दुरुस्त था, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड उसको सपोर्ट हासिल थी। यही वजह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला पनामा में आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो क्लासिक केस है जिसमें अपील होनी चाहिए थी, और फिर वो अपील हुई, लेकिन वो लग काजी फैसल साहब के पास गए, और फिर काजी फैसल साहब ने तारीखी फैसला जो दिया हुदैबिया वाला, और उस दौरान उन्होंने मीडिया पर पाबंदी लगा दी थी कि आप इसके पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि काजी साहब ने तो ज़ाहिर है वो माइंड एक बना के शायद बैठे हुए थे कि उन्होंने इस हुदैबिया के इसको बंद करना, और मीडिया पे बहुत इस पर क्रिटिसिज्म होगा, तो इसलिए उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि मीडिया पर आप इस पर तबसरा भी नहीं कर सकते। फिर ये अच्छा दबाव था कि मियाँ साहब ने लंदन में फ्लैट ले लिया और आज तक उसकी मनी ट्रेल नहीं दे सके, आज तक रसीदें नहीं दे सके, पैसे कमाए कैसे, बाहर भिजवाए कैसे। और ये कैसा दबाव था कि सलमान शहबाज जो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे हैं, जो टीटीज़ और ये सारी चीज़ें होती रही हैं, जिनके नाम पे वो पैसे आए हैं, वो लोग भी मौजूद हैं, उनके बयानात भी ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे तो नहीं, मतलब मैं ब्रेक इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हमने आपके हवाले से भी बात करेंगे, जो कह रहे हैं कि हमने इदारे तबाह कर दिए, गंदी सियासत ने इदारों को तबाह कर दिया। अब वो कह रहे हैं आउटसोर्सिंग जो है वाहिद हल है, 1.5 साल में PIA हो सकता है बिल्कुल ही तबाह हो जाए अगर हमने फैसले ना लिए। ये इदारे तबाह करने में किस किस का हाथ है, वो तो कह रहे हैं हम सब शामिल हैं। ब्रेक के बाद बात करें। पता चला ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वफाकी वज़ीर हैं, और इस वक्त ज़ाहिर है कि चूँकि वो हवाबाजी और रेलवे का महकमा उनके पास है, वो कह रहे हैं जी इदारे तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, गंदी सियासत ने सब किया है।
कौन कौन इसमें मुलव्वस है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आज़म खान साहब ने जो बयानात अब तक दिए हैं उस पर मुज़म्मिल आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल उसामा, उस पर मेरा कॉन्टेक्स्ट ये था बात करने का, जो सदीक बात कर रहे थे कि शुरू से ही जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग पाकिस्तान में होती है वो विदाउट प्रेशर नहीं होती। 2018 से पहले जो साउथ पंजाब से लेके और मुख्तलिफ जगहों पे जो टिकट बांटे जा रहे थे और कहा जा रहा था कि मखसूस पार्टीज़ का टिकट नहीं लेना वरना आपका कारोबार तबाह हो जाएगा, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा मसला ये है कि एक पार्टी ने तकरीबन 15-20 साल लगा के ये ब्रेन स्पेसिफ़िकली तैयार किया है कि हर कोई चोर है, हर कोई डाकू है और हर किसी ने सिर्फ डाका मारा है सिवाय हमारे। और इसकी वजह यह है कि कंसिस्टेंट प्रोपेगेंडा है, 15-20 साल हो चुके हैं इस नैरेटिव को रिपीट करते हुए। हाँ, अगर डॉक्यूमेंटेड एविडेंस की आपने बात करनी है तो क्या काबीना से बंद लिफाफों में साइन नहीं लिए अलकादर ट्रस्ट केस में, उसका भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। इसके अलावा अगर हल्फ लेने की हम बात करें तो जब शहबाज शरीफ साहब की बात होती है कि इनके ऊपर मुकदमात थे जिस दिन ये वज़ीर आज़म बन रहे थे, इसी तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ जिस दिन हल्फ ले रहे थे तो उनके ऊपर टेररिज्म के केसेस थे, PTV हमला केस था और चीज़ें थी। तो कॉन्टेक्स्ट ये था बात करने का कि ये जो सारी पॉलिटिकल क्लास है, इसमें जब भी इस तरह की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है तो वो ये नहीं कह सकते आप कि विदाउट प्रेशर हो रही है, उसमें चाहे किसी को निकालना हो या वापस लेके आना हो, हीरो बनाना हो या विलन बनाना हो। लेकिन मसला वहाँ पर आता है जब आप कहते हैं कि एक पार्टी को बाहर निकाल दें और इसके अलावा बाकी सब जो हुआ है ना ये जेन्युइन केसेस हैं और हमारे नहीं हैं। मतलब आप प्रोफाइलिंग देखिए कि अगर चीफ़ जस्टिस साहब की भी बात करनी है तो उसमें काजी फायज़ ईसा साहब के हवाले से हमेशा ये नैरेटिव आता है कि उनका स्पेसिफिक माइंड था, उन्होंने ये जजमेंट दे दी। एक शख्स ने अभी हल्फ भी नहीं लिया अपने ओहदे का और पहले से ये डिसाइड हो चुका है कि ये बाइस्ड भी है, पहले से ये डिसाइड हो चुका है कि इनके दौर में ये केसेस के फ़ैसले ये आएंगे। तो ये सारा वही माइंडसेट इन ऑपरेशन है जो कि तैयार किया गया है ये बताने के लिए कि हर वो इंसान जो हमारी पार्टी के हक़ में, जिसके हक़ में हम बाइस्ड हैं, उसमें फ़ैसला नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने ओहदे से इंसाफ ही नहीं कर रहा। हालांकि आप इस सारी जुडिशल हिस्ट्री को भी अगर उठा के देख लीजिए तो कौन सा ऐसा फ़ैसला जो मुतनाज़ नहीं है। पैनामा की जजमेंट क्या मुतनाज़ नहीं है? इस पर कोई डिबेट बची नहीं है बाकी। और इस पर ख़ुद जो सबसे बड़े फ़रीक हैं उस पार्टी के चेयरमैन एतराफ़ कर रहे हैं कि ये असल में कहीं और फ़ैसला हो चुका था। हामिद खान साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन हर वो चीज़, चाहे वो अलकादर ट्रस्ट केस हो, फ़ॉरेन फंडिंग का केस हो जिसमें झूठा हल्फनामा जमा करवा दिया, वो सारी करप्शन नहीं है, वो बिल्कुल पाक साफ़ चीज़ें हैं, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है एडल्ट्रेशन का, करप्शन का। लेकिन जो नैरेटिव बनाया है कि मुकमुका हो गया, और मिसाक जमहूरियत को भी मुकमुका कहा जाता है यहाँ पे। और इसके अलावा जो केसेस मुशर्रफ साहब के अंडर बने थे, इसी स्पीड से जो तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट स्पीड यूज़ हो रही है। जब वो केसेस ख़त्म हुए तो उसको भी NRO का नाम देके उसको भी आपने स्कैंडलाइज कर दिया। हालांकि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन साउथ अफ्रीका में जो बना था नेल्सन मंडेला के आने के बाद से, उसमें बिल्कुल वही ऑपरेशन हुआ था कि जो सारे केसेस का अंबार लगा है पहले, जो कि अनजस्ट थे, उनको माफ़ किया जाए। तो अगर वो किया है, यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन सिर्फ एक पार्टी ने ये ब्रेन तैयार कर लिया है कि हर वो काम जो हमारी फेवर में नहीं जा रहा वो अनजस्ट है। अच्छा सदीक, आप इस पर अगर कुछ कहना चाहें मुझे, क्योंकि टाइम बहुत कम रह जाएगा, हमने दो नहीं और। देखिए जी देखिए, ये जो बयानियाँ है ना, जो मुज़म्मिल कह रहे हैं कि अभी काजी फैसल साहब के वाले से अभी से बयानियाँ बना दिया गया है या बनाया जा रहा है, और कि तहरीक इंसाफ की तरफ से शायद बनाया जा रहा है कि वो आएंगे तो वो मखसूस फ़ैसले देंगे। ये तहरीक इंसाफ बयानियाँ नहीं, पता नहीं बना रही है नहीं बना रही। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कल भी उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ आएंगे काजी फैसल साहब के दौर में, और वो बार बार हर चीज़ वो काजी फैसल साहब के दौर पर डाल रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि काजी फैसल साहब आएंगे तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ वो फैसले देंगे, काजी फैसल साहब आएंगे तो नवाज शरीफ आएंगे। मतलब आप उनको इतना ट्रस्ट करते हैं कि जो उन्होंने कह दिया दैट इज़ द फाइनल वर्ड, जो उनके मुंह से निकल गया वो हतमी सच है और आपने यकीन करना है उस पर। मेरा ख्याल है अगर काजी साहब किसी दिन ये कह दें कि गुड टू सी यू, तो फिर शायद उनका जो है वो सारा मोराल भी और क्रेडिबिलिटी बेहतर हो जाएगी। अभी तक उन्होंने ये कहा नहीं है, इसीलिए शायद स्कैंडलाइज हो रहे हैं वो। नहीं, उसकी एक वजह यह भी है कि काजी साहब ने हुदैबिया वाला फ़ैसला जिस अंदाज़ में दिया और जिस तरह से दिया, वो शरीफ ख़ानदान के हवाले से सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट जिसमें मौजूद हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मौजूद हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट केस हुदैबिया वाला था। लेकिन उसको टाइम बार्ड और टेक्निकल बुनियादों पर जिस तरह से बंद किया गया, ज़ाहिर है फ़ैसले पर बात हो सकती है वो सारी चीज़। और फिर जब वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त काजी फैसल साहब को नज़र आता था कि कन्वेंशन सेंटर में ये गलत हो रहा है, कोई सहाफ़ी गायब हो गया तो उसके भी घर पहुंच जाते थे, और उनको ये भी नज़र आता था कि अखबार में उन्होंने पढ़ा है कि तरक्याती फ़ंड जो हैं वो दिए जा रहे हैं, उनको टीवी पे देख के भी चीज़ें पता चल जाती थी। सुप्रीम कोर्ट से बाहर से गुजरते हुए भी वो किसी न किसी गाड़ी को पकड़वा देते थे, तो वो सारी चीज़ें उनको नज़र आती थी। लेकिन जब से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने हैं तो 15 महीनों में
कोई गलत चीज़ इस दौर हुकूमत में काजी साहब को नज़र नहीं आया जिस पे को काजी साहब ने ख़त लिख दिया हो। वहाँ तो उस दौर में तो काजी साहब ने एक लेटर ये भी लिख दिया था, जो बताया जाता है कि गटर के ऊपर ढक्कन नहीं था शरआए दस्तूर पर, उस पर भी उन्होंने लेटर लिख दिया था। लेकिन अब 15 माह में मुल्क के अंदर क्या है जो इस 15 माह में नहीं हुआ? पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन अगर किसी दौर को आप कह सकते हैं तो वो ये पिछले 15 माह हैं और अगले 50 साल लगेंगे पाकिस्तान को। साहब आप ज़ियाउल हक साहब के दौर को स्टडी कर लें और हज़ार ऐसे इंस्टेंसेस मिलती हैं आपको जिसकी बेस पे हम बनाकर ये कह रहे हैं स्याह तरीन दौर है। वो एक रात जेल में रहे हैं सिर्फ, तो अगर वो स्याह तरीन दौर उससे आ गया तो फिर ये कुड बी योर पॉलिटिकल ओपिनियन, फैक्ट तो नहीं है। बिल्कुल उसकी बुनियाद पे नहीं हो रहा, बिल्कुल उसकी बुनियाद पे नहीं हो रहा। नहीं, मुल्क तो उसी बुनियाद पे जला ना। एक रात के लिए वो जेल में गए, उन्होंने ऑर्डर दिया कि मुल्क जला दें आप पूरा, और बाद में 40 लाशों के अंबार के बाद बाहर आके विक्ट्री के साइन बना रहे थे वो। तो अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा जुल्म कभी भी नहीं हुआ कि नवाब शाह में हेलीकॉप्टर से बॉम्बिंग हो रही थी ज़ियाउल हक साहब के दौर में, वो भी जुल्म नहीं था। इसके अलावा 36 साल जो है वो बादशाह खान ने जेल में गुजार दिए, वो भी जुल्म नहीं था। और इससे ज़्यादा कभी भी किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे जुल्म नहीं हुआ कि वो एक रात जेल में रहे हैं। तो इट कुड बी ये भी आजकल हमारी ये भी एक तरीका बन गया है कि इस दौर की बदतरीन इंसानी हुकूक की पामालियों को इस तरह से जस्टिफाई किया जाता है कि जी पहले भी होता है तो ठीक था, अब भी हो रहा है। आप ये कह रहे हैं कभी भी नहीं पहले हुआ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट स्ट्रगल होनी चाहिए ना सिविल लिबर्टीज के हक में, ना कि सिर्फ एक शख्सियत के हक में हकूक चाहिए हमें। चलो इसको हम ये कह लेते हैं कि कभी जमहूरियत के नाम पर ये नहीं हुआ, यूं कर लें कि आमरीत से तो मिसालें हम दे सकते हैं, जमहूरियत में ऐसी मिसालें नहीं होती कि 70 दिन हो जाए किसी साफी का पता ही नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को प्रेडेटर ऑफ द प्रेस का खिताब मिला था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने लीड स्टोरी लगाई थी, प्रेडेटर ऑफ द प्रेस, यानी कि एक ऐसा जहर कातिल सहाफत के लिए जो कि फ्री स्पीच को कर्ब कर देता है। एंड दिस इज अ फैक्ट। अब तो हमने देख लिया आजम चौधरी साहब के साथ जो हुआ है, सदर लाहौर प्रेस क्लब के साथ, उनके दौर में किस सहाफी को उनके दौर में किस सहाफी को सर में गोली मार के और शहीद कर दिया गया जो अरशद रशीद साहब को किया गया? कौन सा आलम साहब को गोलियां लगी, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं वो कौन है। अफसार आलम का नाम नहीं जानते वो, शायद आपको इल्म नहीं है इसका। नहीं, मैं तो यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि 70 दिन कौन सा सहाफी लापता रहा था, किसको सर में गोलियां मार के शहीद कर दिया गया था और किस तरह से उस पर अगर शहबाज शरीफ साहब आकर ये फरमा दे कि मुझे इल्म नहीं है कि वो कौन है, तो फिर वो जस्टिफाई हो जाएगा। नहीं, अभी उन्होंने कहा है, शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी ये कह दिया कि जी मुझे पता ही नहीं है, इमरान रियाज के बारे में जानता ही नहीं। देखिए उनको ये दोनों तरफ से ही हो रहा है। मसला ये है कि वो शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से दोबारा हो गया, जो आपने कहा, मेरा पॉइंट ये है जो आपने कहा कि दोनों तरफ से हो रहा है। मसला ये है कि कहा जाता है सिर्फ ये है कि एक शख्सियत को निकाल दें। पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किसने किया? जो अब हो रहा है ना ये 1.5 साल में, वो उस 3.5 साल में पिछले दौर में मैंने नहीं देखा कि 70 दिन के लिए जनाब वो गायब हों, इतने केसेस हो रहे हों, कोई बंदा नहीं मिल रहा, उसके भाई को उठा लो, नहीं तो उसके घर तोड़ फोड़ कर दो। बिल्कुल देखें जो स्ट्रगल है 3.5 साल में मिसाल नहीं थी, फ्री प्रेस की और सिविल लिबर्टीज की जो स्ट्रगल है वो जमहूरियत के हक में, आवाम के हक में होनी चाहिए, सिर्फ एक शख्सियत के हक में नहीं होनी चाहिए कि जब उसके साथ आप खड़े हैं तो फिर आप साफ़ी हैं, अगर अगेंस्ट खड़े हैं तो फिर आपकी फ्रीडम ही मैटर नहीं करती। ये मुज़म्मिल बात ये है कि मेरा जो ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि अगर हमने कंपैरिजन करना है तो ये 1.5 साल जो है वो जो 3.5 साल पिछले दौर के हैं उससे ज़्यादा बदतर मुझे नज़र आता है। चाहे आपने इंसानी हुकूक के हवाले से बात करनी है, साफ़ियों के हवाले से बात करनी है, या मईशत पर तो हम बात कर चुके हैं, वो तो सारे फैक्ट्स हैं। मुझे उसमें कहीं ज़्यादा ये चीज़ नज़र आती है। अच्छा, अब अगर आगे हम बढ़े इससे पहले कि वो सारा, हाँ, ये चूँकि ये मसाइल रहने हैं उसमें भी हमें नज़र आ रहा होगा, ये सब चीज़ें इसी तरह ही चल रही हैं, सियासत में होता रहेगा। अब जो ताज़ा चीज़ सामने आई है हमारे पास वो ये है कि बेबस हो गए हैं हमारे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। वो कह रहे हैं कि जी हमारी गंदी सियासत ने ये तबाह कर दिया है इदारों को, और 30-28 त्यारे और 740 अरब का कर्जा ये अब मज़ीद नहीं चल सकता, आउटसोर्स का है। तो ये सदीक अब हल ये है कि इस तरह से अब हम चीज़ों को, चाहे इसको प्राइवेटाइजेशन आप कह लें, चाहे है कि गवर्नमेंट जो है वो पीछे हटे थोड़ा, वरना तो वो कह रहे हैं कि 1.5 साल में PIA ख़त्म। लेकिन इस पे तो ये बात तो वो गलत नहीं कर रहे साद रफ़ीक साहब के, जितनी हमारी ये सरकारी कॉरपोरेशन जो नुकसान कर रही हैं वो आवाम के टैक्स से पैसों से दिया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन तो बिल्कुल उनकी होनी चाहिए उन इदारों की जो कि लॉस में है, और प्राइवेट लोग जब आके चलाते हैं तो वो बहुत बेहतर चला लेते हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सरकारी इदारे या सरकारी तौर पे चलने वाले जो महकमे हैं उनको करप्शन का ये एक बड़ा ज़रिया जो है वो बना लिया गया है, लूट मार का। और ये है कि आप सरकारी नौकरी आप काम करें ना करें, आपको निकाल तो कोई सकता नहीं है। दूसरी बात यह कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो हैं वो एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, और अगर आप पिछले 15 माह में देखें, अगर PMLN में मौजूदा हुकूमत में किसी ने सबसे ज़्यादा सच और तल्ख बातें की हैं तो वो भी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हैं। और अभी भी जब
तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे इलेक्शन के हवाले से, तो सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव थे हुकूमत की तरफ से वो ख्वाजा साद रफ़ीकी थे। और सुप्रीम कोर्ट में भी जो आके उन्होंने बहुत सी बातें जो एडमिट की और खुल के उन्होंने बात की, वो ख्वाजा साद रफ़ीकी थे। तो इस हवाले से ख्वाजा साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आगे अगर प्राइवेटाइज़ आप करने जाएंगे तो उस प्रोसेस में कितनी शफाफियत होगी नहीं होगी, लेकिन जितनी भी बातें ख्वाजा साद रफ़ी कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं। और पिछले 15 माह में सबसे ज़्यादा खुल के उन्होंने बात की और बार बार वो ख़तरे की घंटी बजाते रहे तमाम सियासतदानों के लिए, बशमूल अपनी पार्टी के लिए। और वो उस वक्त भी कहते रहे सबको कि आके मिल के बैठ जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और किसी के हाथ में कुछ ना रहे। अच्छा, अब ये बात उन्होंने की है ख्वाजा साहब ने, जो आप कह रहे हैं ना वो ब्लंट बोलते हैं, शायद मैं समझता हूँ उन्होंने बयानात कम दिए हैं और शायद मसरूफ़ ज़्यादा नज़र आए हैं वो कामों में। लेकिन ये उन्होंने कहा जी चाहे आमरीत हो चाहे हमारा दौर हो, ये जो हमने भर्तियाँ की ये उन्होंने वहाँ कौमी असम्बली में कहा है। तो मुज़म्मिल कम से कम एक एडमिशन तो है और उसके बाद एक कोशिश है कि अच्छा इसका कोई हल निकाला जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकता है। बापडा जिस तरह चलाया गया है, रेलवे जिस तरह चलाया गया है, जिस तरह हमने स्टील मिल का हाल देखा है, इसी तरह PIA जो कि वो खैर कह रहे हैं कि 1.5 साल में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, पहले तो जिस तरह सदीक ने कहा बिल्कुल मैं उससे एग्री करूँगा। उसकी वजह यह कि ख्वाजा साहब का जो एक तारीफ़ उनकी इस बात की करनी चाहिए कि वो कोशिश करते हैं कि पार्टी की एफिलिएशन से हट कर भी बात कर सकें। और इसके अलावा जो ग़ुलाम सरवर साहब के हवाले से उन्होंने बात की है वो भी काफ़ी एग्रीएबल है। उसकी वजह यह है कि जो कौमी असम्बली में आके तकारीर कर दी उन्होंने, जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान की जो एक कहना चाहिए कि जो एक वाहिद इदारा है फ़्लाइंग के अंदर जो PIA है, उसको इतना क्रेडिबिलिटी को लॉस हुआ कि उसके बाद हमने देखा सैंक्शंस लगने की बात होना शुरू हो गई, इंटरनेशनल डिबेट क्रिएट हो गई कि ये कौन सा एयरलाइन है ऐसा जिसमें जो पायलट्स हैं सारे उनकी डिग्रीज ही वेरीफाइबल नहीं है, जबकि जो शख्स ये बात कर रहे थे उनकी अपनी डिग्री का भी जो है वो तनाज़ा अभी सॉल्व नहीं हुआ। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं या बयान दे चुके हैं, उनके अब सब गुनाह माफ़ हैं, बिल्कुल तो कुछ नहीं होगा। एग्जैक्टली, मतलब विच इज़ वेरी अनजस्ट। तो देखना ये चाहिए कि ख्वाजा साहब का जो ये आर्गूमेंट है ये भी ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल भर्तियाँ जो होती हैं कि अगर मुझे वोट मिल गया तो मैं किसी को नौकरी दे दूँगा, फिर एक जहाज़ के ऊपर जब आप हज़ारों मुलाजमीन इकट्ठे कर लेते हैं तो फिर वो बोझ बर्दाश्त करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, जो कि हुआ भी है। तो आप या तो ऐसा रेवेन्यू क्रिएट कर रहे होते कि मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो आप पे बर्डन ना होती, तो फिर मसला नहीं था। लेकिन हमारा मसला ये है कि डोमेस्टिक जो फ़्लाइट्स हैं उससे रेवेन्यू तो आता नहीं है, वो आता है इंटरनेशनल फ़्लाइट से। और इंटरनेशनल रूट्स में PIA के रूट्स ही दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स कम होती जा रही हैं। और उससे ये है कि ये इदारा अब कोई भी प्रोडक्टिविटी करता हुआ, इकनॉमिक प्रोडक्टिविटी करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब इसको वैसे तो ये अनफॉर्चुनेट है कि प्राइवेटाइजेशन का आर्गूमेंट किया जाए, क्योंकि उससे जॉब सिक्योरिटी ख़तरे में पड़ती है। जो पहले काम कर चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन्स का मसला खड़ा हो जाता है, एहतजाज होते हैं, यूनियंस बाहर आ जाती हैं। लेकिन अब एक चीज़ वर्केबल ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये सैनिटी आस्क फॉर दिस के इसको ले जाया जाए उस प्रोसेस की तरफ कि ये कुछ रेवेन्यू क्रिएट करे। हाँ, लेकिन इसी तरह से सदीक किस को हम करेंगे? ये जो बात मुज़म्मिल ने की है, अगर रेलवे की बात करें तो उनका भी यही मसला है, पेंशन भी है, दीगर मामलात हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि जो फ्रेट होता है वो कम है और लोगों का आना जाना ज़्यादा। तो ये दिहाइयों का मसला है, लेकिन इस पर ना कोई बात है ना कोई डायरेक्शन है। अभी फ़िलहाल इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने की बात है, तो एक एक करके हम एयरपोर्ट को आउटसोर्स करेंगे, फिर PIA को किस तरह से कभी कहते हैं अलहदा करें। हर गवर्नमेंट ने कोशिश की, कोई नहीं कामयाब हो सका, कोई भी नहीं करता, क्योंकि अपोजिशन उसके खिलाफ हो जाती है। देखिए, एक तो बेहतर है कि सारी चीज़ों से पहले जिस तरह से हुकूमत पिछले 15 माह में चली है, अगर आगे भी इनको इक़्तिदार देना है तो इससे बेहतर फिर यही है कि आउटसोर्स कर दें हुकूमत को भी। जो भी जिसको भी आप ठेके पे देंगे वो बहुत बेहतर चला लेगा इनसे तो कम अज़ कम। बाकी आपने दुरुस्त कहा, हमारे पॉलिटिशियंस का ये मसला है कि वो फिर उसके जो नताइज हैं उससे घबराते हैं, और यही वजह है कि इस वक्त शहर इक़्तिदार में ये बात एक बार फिर शुरू हो गई है। जिस तरह से माजी में भी ये कहा जाता है कि जी सियासतदानों के पास की बात नहीं है। तहरीक इंसाफ को हुकूमत जब मिली उन्होंने भी डिलीवर नहीं किया उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए था। इन्होंने तो आके और इन्होंने तो रिकॉर्ड ही सारे तोड़ दिए हैं। तो अब ये एक बार फिर बातें होना शुरू हो गई हैं बहुत सी जगहों पर कि जी सियासतदानों के पास की बात नहीं है। जिस तरह से SIFC बनाई गई है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और इसी तरह से निगरान सेटअप आए, उसके साथ मिल के और इस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए कि कोई भी ऐसा सेटअप टेक्नोक्रेट्स पे मुश्तमिल उन पे जिसमें टेक्नोक्रेट्स हों और सियासतदान ना हो। तो ये बात शहर इक़्तिदार में होना शुरू हो गई। यही वजह है कि जिसके हमारे सियासतदान जब नहीं उस तरह के फैसले लेते जो उनको लेने चाहिए। अब देखें ना, अनाउंस किया गया कि जी 1 जुलाई से
मार्केटें जो हैं वो शाम 8 के बजे 9 बजे बंद करवाई जाएंगी, तो क्या हो गई हैं? नहीं हुई ना, क्योंकि उसकी दो वजूहत हैं। एक तो हुकूमत ने खुद क्योंकि अपने जिस तरह से वयाशियाँ कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, अपने केसेस खत्म करवा रहे हैं, उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी है ही नहीं किसी और को कहने की कि भाई आप दुकानें जल्दी बंद कर दें क्योंकि मुल्क को आपकी ज़रूरत है। भाई सबसे पहले आप अपने कंडक्ट से शो करें ना कि आपको मुल्क के साथ, मुल्क के सगे हैं, आपको मुल्क की फिक्र है। जब आप अपने कंडक्ट से शो नहीं करेंगे, आपका मकसद अपनी ज़ात है, अपने केसेस हैं, अपने मामलात हैं, तो आप किसी और को किस मुंह से कह सकते हैं? बिल्कुल, ये भी जो आप बता रहे हैं शरीयतदार में मॉरल अथॉरिटी, इक़्तिदार के हवाले से जो बातें हो रही सिद्दीक, वो भी खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स भी देखे हैं, नहीं बात बनती। लेकिन जाहिर है कि फिर इस तरह की बातें इसलिए शुरू होती हैं कि जब खबरें होंगी कि 160 रुपये चीनी चलेगी रिकॉर्ड, 20 अरब की करप्शन जो मुफ्त आटा स्कीम थी वो अब नैब के रडार पर आखिरकार आई है, अब देखते हैं उसमें क्या होता है। ये बात तो शायद कर्नल अब्बासी ने कही थी कि 20 अरब से ज़्यादा करप्शन हुई है। और जो सरकारी अफसरान हैं उनके लिए जनाब कहते हैं मुल्क में जहर खाने के पैसे नहीं हैं, उनके लिए जनाब 2.25 अरब रुपए की गाड़ियाँ आ रही हैं। तो जब ये होगा तो फिर शहर इक़्तिदार में ये बातें तो होंगी कि सारा ही नालायक है। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।